हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग यूपी-टीईटी से संबंधित जो ईवीएस सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। आज उसी ईवीएस से संबंधित एक टॉपिक है, जो है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य हो, हर बार टीईटी की परीक्षा में कम से कम 1 या 2 सवाल अवश्य पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नृत्य होता क्या है। तो नृत्य मानव शरीर की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब शरीर जो है थिरक कर भावनाओं को व्यक्त करता है। आज हम नृत्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग किस नृत्य की बात करेंगे, तो वो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात करेंगे। तो क्या है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जड़ें जो है वो प्राचीन ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र से मिलती हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं। यहाँ अब हम क्या करेंगे कि उन सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। ये कहाँ? तमिलनाडु से संबंधित है। इसका उद्गम देख लीजिए, क्या है कि यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए कौन सा? भारत नाट्यम या भरत नाट्यम, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुई। किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा। इसे पहले साधीर अट्टम भी कहा जाता था, साधीर अट्टम या साधीर अट्टम। ठीक। उसके बाद इस नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो यह नृत्य अग्नि नृत्य का प्रतीक माना जाता है। किसका? अग्नि नृत्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें शारीरिक गतियों को ज्यामितीय रूप मतलब त्रिकोण में ढाला जाता है। इसमें भावम मतलब अभिव्यक्ति, रागम मतलब संगीत और तालम मतलब लय का बेजोड़ मेल होता है। मतलब क्या होता है? इसमें भावम होता है, रागम होता है और तालम। भावम का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति। रागम का मतलब क्या है? संगीत। और तालम का मतलब क्या है? लय। इसका बेजोड़ मेल होता है। अब अगर हम प्रमुख कलाकारों की बात करें जो भरतनाट्यम से संबंधित है, प्रमुख कलाकार, तो उसमें सबसे पहले तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, इनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मृणालिनी साराभाई। ये जो मृणालिनी साराभाई हैं, ये और इनकी बेटी यानी कि मल्लिका साराभाई, ये दोनों ही इस नृत्य की बहुत अच्छी नर्तकी हुआ करती थी। दोनों क्या थी? इस नृत्य की बहुत अच्छी नर्तकी हुआ करती थी। और ये जो मृणालिनी साराभाई हैं, ये हमारे जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं विक्रम साराभाई, उनकी वाइफ है। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में खास बात यह है कि ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध नर्तकी हैं। ये पॉइंट आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक ये प्रमुख रूप से उत्तर भारत का नृत्य है, या ये कहें कि ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके उद्गम की अगर बात करें तो कथक शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ है कथा कहना। क्या अर्थ है? कथा कहना। प्राचीन काल में कथावाचक गांवों और मंदिरों में महाभारत और रामायण की कहानियों को गाकर और नाचकर सुनाते थे। क्या करते थे? जो महाभारत और रामायण की कहानियां थीं, उनको गाकर और नाचकर सुनाते थे। मुगल काल में यह नृत्य दरबारों तक पहुंचा। मतलब मुगल काल में क्या था कि यह कथक नृत्य, जब ऐसा नृत्य जिसमें महाभारत और रामायण की कहानियों को गाकर और नाचकर सुनाया जाता था, यह कहां तक पहुंच गया? मुगल काल में दरबारों तक पहुंच गया। अब इसकी मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? पैरों की तेज गति मतलब तत्कार कहते हैं जिसको, चक्कर और खूबसूरत हस्त मुद्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब काहे पे? एक तो तेज गति पैरों की जिसको तत्कार कहते हैं, दूसरा चक्कर स्पिन करते हैं, नर्तक जो है वो स्पिन करते हैं, और तीसरा क्या है कि जो खूबसूरत हस्त मुद्राएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके प्रमुख घराने जो हैं वो लखनऊ, जयपुर और बनारस हैं। इसके प्रमुख घराने क्या हैं? लखनऊ, जयपुर और बनारस। इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें तो पंडित बिरजू महाराज,
कौन है? पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद सितारा देवी। सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कथक सम्राज्ञी, क्या कथक सम्राज्ञी की उपाधि दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सितारा देवी को कथक साम्राज्ञी की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अगली जो कलाकार है वो है कुमुदिनी लाखिया। कुमुदिनी लाखिया, इन्होंने क्या किया था कि कथक में समूह नृत्य की शुरुआत करने वाली जो महिला है वो है कौन? कुमुदिनी लाखिया। मतलब आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कथक में सामूहिक नृत्य की शुरुआत करने वाली प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? कुमुदिनी लाखिया। उसके बाद अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। क्या है? कथकली। ये उद्गम की बात करें अगर, तो केरल की पारंपरिक नाट्य कलाओं से विकसित यह एक रंगमंच प्रधान नृत्य शैली है जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों का अभिनय किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें नर्तक भारी और रंग बिरंगे मुखौटे पहनते हैं। क्या पहनते हैं? भारी और रंग बिरंगी मुखौटे पहनते हैं। चेहरे के रंगों का बड़ा महत्व है, जैसे हरा रंग अच्छाई और देवत्व का तथा लाल व काला रंग बुराई और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। इसमें आंखों और भौहों के संचालन से पूरी कहानी कही जाती है। अब इसके अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कलामंडल गोपी, उसके बाद गुरु कुंचु कुरूप। कथकली के लिए जो गुरु कुंचु कुरूप है, इनको कथकली के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये कथकली के ऐसे नर्तक हैं जिनको सबसे पहले पद्म भूषण प्राप्त हुआ। उसके बाद अगली जो कलाकार है वो है रीता गांगुली और उसके बाद जो कलाकार है उनका नाम है मिलिना साल्विनी। क्या नाम है? मिलिना साल्विनी। इनको आप विशेषकर याद रखिएगा क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो फ्रांस है, मतलब ये फ्रांसीसी मूल की हैं लेकिन कथकली की बहुत बेस्ट कलाकार है। उसके बाद अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं और इसका नाम है कुचिपुड़ी। ये इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम या कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। मूल रूप से इसे पुरुष वो भी कौन? ब्राह्मण करते थे जिन्हें भागवथलु कहा जाता था। कौन करता था इसे? मूल रूप से पुरुष वो भी कौन? ब्राह्मण करते थे जिन्हें भागवथलु कहा जाता था। अब मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इसमें तरंगम नामक एक विशेष प्रस्तुति होती है जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी का मटका संतुलित करके नृत्य करता है। इसमें लास्य मतलब कोमलता और तांडव मतलब ऊर्जा दोनों का मिश्रण होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण पाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? कुचिपुड़ी। बातें समझ में आ रही हैं? दूसरा सवाल आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी का मटका संतुलित करके कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है कुचिपुड़ी। अब अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा और राधा रेड्डी, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की बेस्ट नर्तकी हैं। उसके बाद और कौन है? शोभा नायडू। फिर अगले डांस की ओर चलते हैं। अगला जो क्लासिकल डांस है मतलब शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। ये इसका अगर उद्गम की बात करें इसकी हम, तो उड़ीसा के मंदिरों विशेषकर जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में जो महारी मतलब देवदासियों को क्या कहते हैं? महारी। उड़ीसा में देवदासियों को महारी कहा जाता है। जो उड़ीसा के मंदिर थे विशेषकर जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है? महारियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। उदयगिरी की गुफाओं में इसके प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। मतलब जो उदयगिरी में गुफाएं हैं उसमें इसके प्राचीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस नृत्य की विशेषता की अगर बात करें तो यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसमें त्रिभंग मुद्रा का मतलब क्या है कि शरीर का तीन जगह से मुड़ना, मतलब जो नर्तक होता है वो सिर, छाती और कूल्हे तीनों जगह से अपने शरीर को मोड़ने की कला रखता है। मतलब इसमें क्या है? इस नृत्य की जो ये विशेषता है, क्या है विशेषता? कि इसमें त्रिभंग मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर मानी जाती है। इसमें प्रयुक्त होने वाले गहने, मतलब
यह नृत्य जब कोई नर्तक करता है तो वो जो गहने प्रयुक्त करते हैं वो गहने चांदी के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। अब प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख कलाकार जो है वो है केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। और इनके केलुचरण महापात्र के बारे में एक खास बात यह है कि उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। क्या है? उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये केलुचरण महापात्र जो है ये उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर दूसरे कलाकार की बात करें तो वो है संयुक्ता या संयुक्ता पाणिग्राही। उसके बाद अगली जो कलाकार है वो है इलियाना सिटारिस्टी। इनके बारे में आपको खासकर याद रखना है कि ये इतावली मूल की नर्तकी हैं, मतलब इतावली मूल की ओडिसी की नर्तकी हैं, जिन्हें ओडिसी नृत्य के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला जो छठा क्लासिकल डांस है, छठा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। यह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य है। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, यह हमारे पूर्वोत्तर राज्य जिसको मणिपुर कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य है जो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की रास लीला पर आधारित है। काहे पे आधारित है? भगवान कृष्ण की और राधा की रास लीला पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में इसकी गति बहुत धीमी और कोमल होती है। पैरों को क्या किया जाता है कि जमीन पर बहुत शांति से रखा जाता है, बहुत शांति से रखा जाता है। महिला नर्तक क्या करती है? एक विशेष बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे कुमिन कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुमिन किसे कहते हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए कि कुमिन जो है वो मणिपुरी डांस में जो महिला नर्तक है वो विशेष प्रकार का एक बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसको कुमिन कहते हैं। अब अगर हम इस नृत्य की प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है झावेरी बहनें। झावेरी बहनें ये कितनी? 4 बहनें थीं, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। मतलब दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, ये झावेरी बहनें इसकी प्रमुख नर्तकी थी। उसके बाद गुरु विपिन सिंह, ये आधुनिक मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं। क्या? गुरु जो विपिन सिंह हैं वो आधुनिक मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हैं? देखिए ऐसा है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा हूं। देखिए तेज गति हमारी मजबूरी समझ लीजिए आप, या कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि 3 दिनों के बाद हम लोगों को एग्जाम में शामिल होना है। उसके बाद अगला जो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम के अगर उद्गम की बात करें तो केरल का यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार, मतलब असुरों से अमृत बचाने के लिए जो लिया गया अवतार था, उस अवतार की कथाओं पर आधारित है। मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, इस डांस की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो यह पूरी तरह से एक एकल महिला नृत्य है, मतलब सोलो डांस है। इसमें नर्तकी क्या करती है? सुनहरे बार्डर वाली सफेद या ऑफ व्हाइट साड़ी, जिसको कसब कहते हैं, वो पहनती है। क्या कहते हैं? कसब। इसकी गतियां लहरों और हवा में झूमते नारियल के पत्तों की तरह बेहद सहज और कोमल होती है। मतलब क्या है कि इस डांस में जो गतियां हैं वो लहरों और हवा में झूमते नारियल के पत्तों की तरह बेहद सहज और कोमल होती हैं। अब अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे प्रमुख नाम जो है वो है कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनको मोहिनी अट्टम की मां भी कहते हैं, मतलब मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कौन है? कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा। दूसरी डांसर जो है वो है कनक रेले, फिर उसके बाद सुनंदा नायर, फिर उसके बाद भारती शिवाजी। देखिए ऐसा है कि कलाकारों के नाम आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनमें अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है या किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। आपसे उसकी विशेषता पूछ सकता है या आपसे उसके प्रमुख कलाकारों के बारे में जानकारी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने जो ये वीडियो बनाया है उसमें मुख्य विशेषता, हर डांस की विशेषता और उसके जो मुख्य कलाकार हैं
उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक, उसके बाद अगला जो डांस है, जो 8वां डांस है क्लासिकल डांस, वो है सत्रिया। मतलब इसका नाम क्या है, जो अगला डांस है शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम है सत्रिया। अब इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक कौन थे, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी। यह असम के सत्रों मतलब मठों में विकसित हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है, सत्रिया है। अब अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, क्या बात करें, मुख्य विशेषता, तो इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे मिला, सत्रिया को, जो कहां का है, असम का। उसके बाद यह नृत्य जो है, यह नृत्य कृष्ण भक्ति पर आधारित है और इसमें खोल मतलब ढोल और ताल मतलब मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। बातें क्लियर हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जो क्लास आपके लिए आ रही है पर्यावरण से संबंधित, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि एक क्लास में पूरा इन्वायरमेंट खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें हम सत्रिया के, तो प्रमुख कलाकार में सबसे पहले तो श्रीमंत शंकरदेव। कौन, श्रीमंत शंकरदेव, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत की थी और थे कौन, ये वैष्णव संत थे। श्रीमंत शंकरदेव क्या थे, वैष्णव संत थे। उसके बाद दूसरे जो कलाकार हैं वो है सरोदी सैकिया। ये आपके थे क्या, 8 जो शास्त्रीय नृत्य, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य जिनको मान्यता प्राप्त है, कहां से, जिनको कहां से मान्यता प्राप्त है, संगीत नाटक अकादमी। पहला कौन था, पहला आपने पढ़ा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा आपने पढ़ा कथक जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा आपने पढ़ा कौन सा, तीसरा पढ़ा आपने कथकली जो केरल राज्य से संबंधित है। फिर आपने जानकारी प्राप्त की कुचिपुड़ी के बारे में, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद हम लोगों ने बात की उड़ीसा राज्य से संबंधित ओडिसी डांस की। फिर मणिपुर राज्य से संबंधित मणिपुरी डांस की। फिर उसके बाद में केरल राज्य से संबंधित रहा कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कौन सा है, मोहिनीअट्टम। उसके बाद जो अगला हमने अगले शास्त्रीय नृत्य की जानकारी प्राप्त की, उसका नाम है सत्रिया और ये कहां, असम राज्य का है। अब देखिए, अगर इनकी हम त्वरित रूप से एक तालिका बनाएं तो देखिए, याद रखिए कि भरतनाट्यम कहां का, तमिलनाडु का, शिव और धार्मिक विजय मतलब अग्नि तत्व पर धार्मिक विषय, शिव जी पर और धार्मिक विषय पर आधारित है। उसके बाद दूसरा जो था वो था कथक, मतलब ये कहां, उत्तर भारत, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, और राधा कृष्ण की कथाओं तथा दरबारी संस्कृति पर आधारित है। फिर कथकली केरल राज्य से संबंधित है, ये महाकाव्य प्रमुख रूप से रामायण और महाभारत के पात्रों पर आधारित होता है। उसके बाद फिर आता है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, भागवत पुराण की कहानियां और थाली पर, पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। फिर हमने बात की ओडिसी की, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है और ये भगवान जगन्नाथ की भक्ति और त्रिभंग मुद्रा तथा जल तत्व पर आधारित है। फिर हमने मणिपुरी की बात की, मणिपुर राज्य से संबंधित है, राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित। फिर मोहिनीअट्टम की बात करी गई जो केरल राज्य से संबंधित है और इसका क्या, विष्णु का मोहिनी रूप और लास्य भाव के लिए विष्णु के मोहिनी रूप और लास्य भाव के लिए, अपने लास्य भाव के लिए प्रचलित है। उसके बाद हमने बात की सत्रिया की जो असम राज्य से संबंधित है, ये वैष्णव संस्कृति और कृष्ण लीला पर आधारित है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शास्त्रीय नृत्यों के से संबंधित है। एक नृत्य है भैया जिसका नाम है छऊ। छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय अर्धशास्त्रीय और आदिवासी युद्ध नृत्य, क्या है, आदिवासी युद्ध नृत्य है, मतलब मार्शल डांस है। यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लोक परंपरा, मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला और शास्त्रीय कला का एक अनूठा मिश्रण है। शास्त्रीय कला का क्या है, एक अनूठा मिश्रण है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
मानवता की क्या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। तो सन 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। देखिए, जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। लेकिन जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार क्या है कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? 9। मतलब उसने छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य में, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वो छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है। और अब भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसे क्या दासी अट्टम या साधिर अट्टम भी कहते हैं। तो इतनी बातें ये थी शास्त्रीय नृत्यों की। मतलब सीधी बात आप ये याद रखिए कि संगीत नाटक अकेदमी द्वारा मान्यता प्राप्त कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे देश में? 8। लेकिन एक डांस ऐसा है जिसको भारत के संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी हुई है, और वो डांस कौन सा है? छऊ, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। बातें क्लियर हैं? ये आपका शास्त्रीय नृत्य का पोर्शन समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और उनकी पहचान वहां के लोक नृत्यों में झलकती है। अब देख लेते हैं, हम भारत के प्रमुख राज्यों और उनके प्रसिद्ध लोक नृत्यों की एक विस्तृत सूची आपको दे रहे हैं। इसी सूची में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, अगर हम बात करें अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो चरकुला, रासलीला, नौटंकी, कजरी, झोरा, चापेली, जैता, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जिसमें से आपको प्रमुख रूप से याद क्या रखना है? एक तो चरकुला याद रखना है, एक रासलीला और एक नौटंकी याद रखना है। और हाँ, कजरी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब का जो लोक नृत्य है वो पहला तो भांगड़ा, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा है गिद्धा, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर किकली और सम्मी। यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब का वह कौन सा लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा गिद्धा। ठीक। फिर हम हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा झूमर, फाग नृत्य, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खेरिया या खोरिया, ये हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। उसके बाद अगला राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो लोक नृत्य हैं उनमें पहला आता है नाटी, फिर उसके बाद डांगी, फिर छपेली, फिर महासू, फिर थाली, फिर झांता। इसमें आपको थाली और छपेली और झांता, इन तीन को विशेष रूप से याद रखना है। अब उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में छोलिया, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी और झोरा। कजरी डांस को आप इसलिए, अभी हमने कहा था कि कजरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कजरी पर इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लोक नृत्यों में शामिल है। शायद आपको जानकारी हो कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर में एक रऊफ, फिर हिकत, फिर मंदजास, फिर कूद, फिर दंडी नाच, ये नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। उसके बाद हम पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। तो पश्चिम भारत में अगर बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, ये कैसा नृत्य है? सपेरा नृत्य है। चरी, कठपुतली, सुईसीनी, गैर, चंग, इनमें से आपको प्रमुख रूप से कालबेलिया, घूमर और चरी, ये तीन याद रखने हैं। और हाँ, एक नृत्य आप कठपुतली याद रखेंगे। फिर गुजरात राज्य की ओर अगर बढ़े तो गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, पधार, ये गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, जिनमें से आपको डांडिया और गरबा, ये दो प्रमुख रूप से याद रखने हैं। फिर हम लोग पहुंचते हैं महाराष्ट्र राज्य पर। कहां पहुंचते हैं? महाराष्ट्र राज्य पर। तो महाराष्ट्र में लावड़ी, कोली नृत्य, लेजिम, गाफा, दही कला, और दही कला को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका एक नाम है दशावतार। ठीक। फिर गोवा की बात करें अगर तो गोवा में फुगड़ी, धालो, देखन्नी, सिग्मो, तरंगमेल, जिनमें से आपको तरंगमेल और सिग्मो प्रमुख रूप से याद रखने हैं।
ये गोवा राज्य के हो गए। अब देखिए, अब हम लोग पहुंचते हैं मध्य भारत में। जो हमारा मध्य भारत है उसके राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य, जवार, आड़ा खाड़ा, सैला, भगोरिया और रीना, ये नृत्य हैं। तो इनमें से आपको प्रमुख रूप से भगोरिया, आड़ा खाड़ा और मटकी नृत्य विशेष रूप से याद रखना है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें अगर तो पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य, कर्मा, ककसारा, सैला, जिनमें से आपको ककसारा, राउत नाचा और पंथी नृत्य पर विशेष गौर रखना है। मतलब आपको ये तो याद ही याद होने चाहिए। ठीक, फिर अगला हम पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। कहां चलेंगे? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में पहला राज्य हमारा जो है वो है बिहार। तो बिहार में जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी, झुमरी, सोहर। अब देखिए, जो कजरी डांस है, कौन सा? जो कजरी डांस है, कजरी डांस की अगर हम लोग बात करें तो कजरी डांस 3 राज्यों के लोक नृत्यों में शामिल है। एक तो आपका हो गया बिहार, दूसरा आपने कहां पढ़ा है कजरी को? दूसरा आपने पढ़ा है उत्तराखंड में, और तीसरा और जो पहला आपने पढ़ा था वो कहां पढ़ा था? उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, तीनों राज्यों का जो लोक नृत्य है वो कौन है? कजरी है। उसके बाद झारखंड राज्य की ओर बढ़े तो झारखंड राज्य में जो पहला है वो छऊ यानी कि सरायकेला। अब ये छऊ नृत्य वही नृत्य है जो नवा शास्त्रीय नृत्य भी है। मतलब भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो नवा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है? छऊ। उसके बाद सरहुल, झूमर, पैका, फगुआ, डुमकच्छ। फिर पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, पुरुलिया, छऊ। छऊ यहां भी शामिल है। छऊ नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में भी शामिल है। बातें क्लियर हो रही ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है या आपके लिए सहयोगी है तो प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए या मैटर कलेक्ट करने के लिए। अब देखिए, उड़ीसा राज्य की बात करें तो यहाँ गोटीपुआ, बाघ नाच मतलब टाइगर डांस, घुमरा, दलखाई, कर्म नाच। यहां आपको याद रखना है, एक तो बाघ नाच याद रखना है, एक घुमरा याद रखना है और एक कर्म नाच याद रखना है। और एक बात, छऊ जो है वो उड़ीसा राज्य में भी शामिल है। बातें बातें क्लियर है ना? अब उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कुम्मी, कोलापट्टम, लंबाडी, धीमसा या घीमसा और वीरनाट्यम, ये आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु राज्य में पहुंचे अगर हम, अगर तमिलनाडु की ओर बढ़े तो तमिलनाडु में करगाम, कवाड़ी अट्टम, कोलाट्टम, कुम्मी, बोम्मालट्टम। इनमें से आपको बोम्मालट्टम, कोलाट्टम और कबाड़ी अट्टम विशेष रूप से याद रखने हैं। अब कर्नाटक राज्य की ओर अगर बढ़े, कहां बढ़े हम लोग? अगर हम लोग कर्नाटक राज्य की बात करें, किसकी बात करें? कर्नाटक की। तो कर्नाटक राज्य में यक्षगान ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है यक्षगान। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि वह कौन सा क्लासिकल, वह कौन सा लोक नृत्य है जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो यक्षगान। और इसका किस राज्य से संबंध है? तो कर्नाटक राज्य से। डोलू कुनिथा, सुग्गी, करगा, लांबी, ये सारे नृत्य कहां के हैं? कर्नाटक के। अब हम लोग केरल की ओर बढ़ते हैं। केरल में पदयानी, थेयम, कूटियाट्टम, कूटियाट्टम, थुलाल। थुलाल जो है वो शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित लोक नृत्य का एक रूप है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से शास्त्रीय कलाओं पर आधारित है, या ये भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य ही मान लीजिए। हालांकि इसको मान्यता प्राप्त नहीं है शास्त्रीय नृत्य के रूप में, पर ये शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य ही है। अब हम लोग चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। पूर्वोत्तर भारत की ओर तो असम राज्य की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कलिगोपाल, बागुरुम्बा, झुमरू, ये सारे नृत्य कहां, किस राज्य से संबंधित हैं? तो असम से। अरुणाचल प्रदेश में बात करें हम, काहे की अरुणाचल प्रदेश, तो बुइया, चलो, बांचो, पासी कोगी, पोपीर, बारडो, छम,
ये सारे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इनमें से आपको बारडोछम, कोंगकी और वाचो ये प्रमुख रूप से याद रखने हैं। फिर हम नागालैंड राज्य की बात करें तो रेंगमा बांस नृत्य, ये नृत्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांस नृत्य को आप अवश्य याद रखिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जेजियांग चाई नृत्य, ये सारे नृत्य कहाँ से संबंधित हैं? तो नागालैंड राज्य से। मणिपुर राज्य की अगर बात करें तो पुंगचोलम, थांगता, ये थांगता जो है वो मार्शल आर्ट नृत्य है, मतलब युद्ध कला पर आधारित है। लाई है, हराओबा, नूपा नृत्य, ठीक, ये सारे नृत्य कहाँ? मणिपुर राज्य से संबंधित है। अब अगर मिजोरम राज्य की बात करें तो चिराओ नृत्य, जिसको बांस नृत्य भी कहते हैं, ये भी एक प्रकार का बांस नृत्य है। खुआल्लम और छई हलाम, खुआल्लम और छई हलाम, ये इनमें से आपको ये जो छई हलाम है, खुआल्लम है और चिराव नृत्य है, ये सभी के सभी आपको क्या करने हैं? सभी के सभी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? चिराव नृत्य जो बांस नृत्य है, खुआल्लम और छई हलाम, ये तीनों आपको याद रखने हैं जो मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। अब अगले की हम बात करें तो अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक ही लोक नृत्य है होजा गिरी। फिर मेघालय, मेघालय में कासाद सुक मिनस्यम, क्या नाम है? कासाद सुक मिनस्यम, ये नृत्य है। एक है नोंग क्रेम और एक है लाहो, जिनमें से आपको नोंग क्रेम और लाहो याद रखने हैं। ये यूपीटीटी या आप ये देख सकते हैं कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शामिल है। उसके बाद सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो चूफाट, सिंगीछम यानी कि स्नो लायन डांस और याकछम, इनमें से आपको सिंगीछम जिसको स्नो लायन डांस कहते हैं, इसको विशेष रूप से याद रखना है। ये हमारे सभी राज्यों के लोक नृत्यों की सूची समाप्त होती है यहाँ पर। अब एक विशेष बात यह है कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं और लोक नृत्य हैं उनमें अंतर होता है, मतलब शास्त्रीय नृत्य जो है और लोक नृत्य दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। जो शास्त्रीय नृत्य है जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, कड़े नियमों और शास्त्रों पर आधारित होते हैं, मतलब इसके लिए जो नर्तक है उसको कड़े नियमों का पालन करना होता है। जबकि जो हमारे लोक नृत्य हैं वो आम लोगों द्वारा फसलों की कटाई, त्योहारों, शादियों और खुशी के अवसरों पर स्थानीय परंपराओं के अनुसार खुलकर किए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया कि जो भी भारत के भारतीय शास्त्रीय नृत्य और जितने भी लोक नृत्य हैं उन सब की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली। अगर आप इस क्लास का एक क्विक रिवीजन करके परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्यों से कोई भी प्रश्न आपका निरुत्तर नहीं होगा, आप निरुत्तर नहीं हो सकते।